पिछले 2000 वर्षों में पवन चक्कियों ने पवन की ऊर्जा को उपयोगी रूप में परिवर्तित कर मानव सभ्यता की महान सहायता की है। आज विंड टरबाइन हवा की बहुत सी ऊर्जा को बिजली में बदल सकती है। ऐसा आधुनिकतम एरोडायनेमिक विश्लेषण कर विकसित की गई ब्लेडों और अन्य प्रदर्शन बढ़ाने वाले उपकरणों के कारण संभव हो पाया है। इस वीडियो में हम उन तकनीकों के बारे में सरल और सटीक तरीके से जानेंगे। सबसे पहले मूल कार्य प्रणाली के बारे में बात करते हैं। अगर बहती हुई हवा पंख को घुमा सकती है तो हम उससे जुड़े जनरेटर से बिजली प्राप्त करेंगे। लेकिन बहती हुई हवा पंख को कैसे घुमाती है? आइए ब्लेड को नजदीक से देखते हैं। ब्लेड में मूल से लेकर सिरे तक बहुत से अलग अलग आकार के एयरफॉइल क्रॉस सेक्शंस और शेप्स होते हैं। सरल एयरफॉइल तकनीक से विंड टरबाइन ब्लेड को घुमाती है। इसका मतलब है कि जब एक एयरफॉइल के ऊपर से कोई तरल पदार्थ घूमता है तो लिफ्ट फोर्स उत्पन्न होता है। इस तरह विंड टरबाइन सामान्य तरीके से घूम पाती है, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं। जिस तरह चलती हुई ट्रेन में हम चीजों को ट्रेन की गति के सापेक्ष अनुभव करते हैं, उसी तरह घूमती हुई टरबाइन की ब्लेड भी हवा का अनुभव करती है। घूमती हुई ब्लेड के लिए सापेक्षिक हवा का वेग यहाँ दर्शाया गया है। इसलिए विंड टरबाइन की ब्लेड को थोड़े झुके हुए तरीके से लगाया जाता है ताकि सापेक्षिक हवा की गति के अनुसार उसे अलाइन किया जा सके। जैसे जैसे बाहरी सिरे की ओर ब्लेड का वेग बढ़ता है, सापेक्षिक हवा की गति भी बाहरी सिरे की ओर अधिक झुकती जाती है। इसका मतलब है कि ब्लेडों को जड़ से लेकर सिरे तक एक सतत घुमाव दिया जाता है। लेकिन इस घुमाव को सीधे जनरेटर से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि आमतौर पर विंड टरबाइन बहुत कम आरपीएम की दर से घूमती है, जिसका कारण शोर और यांत्रिक क्षमता से जुड़ी समस्याएं हैं। इसके धीमी गति से घूमने को ध्यान में रखते हुए हम जनरेटर से पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी फ्रीक्वेंसी नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। इसलिए जनरेटर से जोड़ने से पहले गति को एक गियर बॉक्स में बढ़ाया जाता है। उच्च गति अनुपात प्राप्त करने के लिए गियर बॉक्स में एक प्लैनेटरी गियर के सेट का प्रयोग किया जाता है। नसेल में भी एक ब्रेक लगा होता है। ब्रेक का काम बहुत तेज हवा चलने की स्थिति में विंड ब्लेड के रोटेशन को कैद करना होता है। परिणाम स्वरूप पैदा हुई बिजली को केबलों के जरिए बेस की ओर ट्रांसफर किया जाता है, जहां पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। अधिकतम बिजली पैदा करने के लिए आमतौर पर ब्लेडों का मुंह हवा की ओर होना चाहिए, लेकिन हवा की दिशा कभी भी बदल सकती है। नसेल के ऊपर लगा वेलोसिटी सेंसर हवा की गति और दिशा की माप करता है। हवा की दिशा में होने वाले बदलाव को एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर को भेजा जाता है, जो बदले में याइंग मैकेनिज्म को उपयुक्त संकेत भेजता है ताकि गलती को सुधारा जा सके। आप देख सकते हैं कि यौ मोटरें नसेल को कैसे घुमाती हैं। इस प्रकार विंड टरबाइन हमेशा हवा की दिशा के अनुरूप चलती है। हवा की गति के अनुसार हवा का सापेक्ष वेलोसिटी एंगल भी बदलता है। ब्लेडों में झुकाव होने की कार्य प्रणाली के कारण ब्लेडें झुक जाती है और सापेक्षिक वेग के अनुरूप उचित अलाइनमेंट सुनिश्चित करती है। इस प्रकार ब्लेडों को हमेशा हवा के सापेक्षिक बहाव के साथ ऑप्टिमम एंगल ऑफ अटैक मिलता है। विंड टरबाइन की एफिशिएंसी वास्तव में एक रोचक टॉपिक है। विंड टरबाइन एफिशिएंसी के बारे में अधिक गहराई से जानने के लिए आइए मान लेते हैं कि आप विंड टरबाइन की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पर गति की माप कर रहे हैं। आप गौर कर सकते हैं कि डाउनस्ट्रीम पर हवा की गति अपस्ट्रीम की तुलना में बहुत कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लेडें हवा से कुछ काइनेटिक ऊर्जा सोख लेती है। एनर्जी की वही मात्रा विंड टरबाइन की यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित की जाती है। ये गौर करना रोचक होगा कि विंड टरबाइन उपलब्ध काइनेटिक ऊर्जा का 100% केवल तभी सोखती है जब डाउनस्ट्रीम पर हवा की गति शून्य हो जाती है।
लेकिन डाउनस्ट्रीम पर हवा की गति का शून्य हो जाना भौतिक रूप से असंभव है। यहाँ कार्टून एनिमेशन इस तथ्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। डाउनस्ट्रीम पर हवा की गति का शून्य हो जाने का मतलब होगा कि हवा का पूरा बहाव रुक गया है। बहाव की इस भौतिक वास्तविकता के लिए निश्चित मात्रा में एग्जिट विंड स्पीड जरूरी है। इसका मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से ये अधिकतम एफिशिएंसी है जो विंड टरबाइन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इस सीमा को बेट्स लिमिट के नाम से जाना जाता है। निश्चित रूप से इसका मतलब है कि इस दुनिया की कोई विंड टरबाइन कभी भी 59.3% की एफिशिएंसी सीमा को पार नहीं कर सकती है। हमें उम्मीद है कि आपने विंड टरबाइन के संचालन के बारे में गहरी समझ विकसित कर ली होगी। धन्यवाद।